नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास शो विशुद्ध राजनीति। मैं हूं आपके साथ गुलविश। इस शो के जरिए बिना लाग लपेट एकदम निष्पक्ष रहकर हम आपको रूबरू कराते हैं राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर से। तो चलिए शुरू करते हैं विशुद्ध राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जिलाधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रस्तावक मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना की और क्रूज पर यात्रा भी की। इसके बाद काल भैरव मंदिर में दर्शन किए। नामांकन प्रक्रिया के बाद पीएम मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उनसे फीडबैक भी लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने जिले, अपने बूथ को मजबूत करने और वोटर्स को बीजेपी शासन के दौरान किए गए विकास कार्यों की जानकारी देने के लिए भी कहा। आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने के एक दिन पहले पीएम मोदी ने 13 मई को वाराणसी में मेगा रोड शो किया था, जिसमें काशी वासियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। आपको बता कि लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के तहत वाराणसी में 1 जून को वोटिंग होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के लिए मतदान हो चुका है। अब 5वें चरण के लिए मतदान होना है। सियासतदान भी धुआंधार प्रचार कर अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन के बाद झारखंड में बीजेपी के लिए वोट मांगे, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में 2 सीटों पर उन्होंने रैलियां की। पीएम मोदी ने झारखंड की कोडरमा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी और गिरिडीह लोकसभा के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी के लिए जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी की उपलब्धियां भी गिनाई। इस बीच पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह लोकसभा सीट से आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से बीजेपी के लिए टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। विनोद सिंह को इंडिया ने अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। कोडरमा में विनोद सिंह को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ वाम दलों का भी समर्थन मिला हुआ है। वहीं गिरिडीह लोकसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा महतो चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कोडरमा में 5वें चरण में 20 मई को, वहीं गिरिडीह में 6ठे चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है। वहीं अमित शाह ने पहली जनसभा बंगाल के बनगांव रेलवे स्कूल ग्राउंड में की। इसके बाद उन्होंने उलबेरिया लोकसभा में बीजेपी के लिए प्रचार किया। इस बीच अमित शाह ममता बनर्जी पर निशाना साधने से नहीं चूके। दीदी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए एक और घुसपैठियों को तो घुसाती है, उनको फर्जी तरीके से नागरिक बनाती है और मेरे मतवा समाज के लोग जो आए हैं शरणार्थी बनकर, उनको नागरिकता देने का विरोध करती है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की ओर से दिल्ली सीएम हाउस में मारपीट होने का सनसनीखेज आरोप लगाया गया है और आरोप लगा है सीएम हाउस में केजरीवाल के निजी सचिव रहे विभव कुमार पर। दरअसल दिल्ली पुलिस के पास सुबह स्वाति मालीवाल के नाम से आए फोन से गंभीर आरोप लगाए गए। फोन करने वाली महिला ने कहा कि उसके साथ सीएम हाउस में केजरीवाल के निजी सचिव रहे विभव कुमार ने मारपीट की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कॉल करने वाली महिला स्वाति मालीवाल है या कोई और, इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। वहीं घटना के बाद अभी तक ना तो सीएम हाउस से कोई खंडन आया है इसका और ना ही स्वाति मालीवाल की ओर से घटना के बारे में कोई जानकारी दी गई है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि स्वाति मालीवाल सिविल लाइन थाने आई थी। हालांकि वे ये कहकर चली गई कि वो बाद में शिकायत देंगी। सुबह 9:34 बजे के आसपास एक पीसीआर कॉल आई थी, जिसमें लेडी कॉलर ने कहा था कि उनके साथ सीएम हाउस के अंदर मारपिटाई हुई है। इसके बाद लोकल पुलिस ने इस कॉल पर रेस्पॉन्ड किया। कुछ देर बाद एमपी मैडम स्वाति मालीवाल जी पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स आई, जहां से वो बिना कंप्लेंट दिए चली गई।
इस मामले में अभी तक हमें कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं मिली। इस मामले में अब राष्ट्रीय महिला आयोग की एंट्री हो गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली पुलिस से जांच करने स्वाति मालीवाल के लिए न्याय की मांग की है। वहीं एनसीडब्ल्यू इस मामले में 3 दिनों में एटीआर भेजने के लिए दिल्ली पुलिस को एक औपचारिक पत्र भेजेगा। उधर मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी इस मामले पर पूरी तरह से एक्टिव नजर आई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी नेताओं ने स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर कई पोस्ट किए। साथ ही कई बीजेपी नेताओं ने अपने रिएक्शन भी दे दिए। एक महिला के साथ, और वो भी जो महिला आयोग की चेयरमैन रही हूं और आज राज्यसभा की मेंबर हूं, अगर मुख्यमंत्री के घर पर वो सुरक्षित नहीं है तो आप सोच के देखिए कि काम औरत या काम इंसान कैसे सुरक्षित होगा। और ऐसा पता चल रहा है कि जो मुख्यमंत्री जी के घर पर उनके पीए हैं वैभव कुमार, उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। जब स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा हो सकता है, और ये बात कोई भी नई नहीं है, ये पहले भी हो चुका है, मैंने इसका जिक्र कई बार किया है। विभव कुमार का यही काम है और वो पीए हैं, लेकिन वो इस्तेमाल किए जाते हैं अरविंद द्वारा, और अरविंद जिसको भी जलील करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, हैरान करना चाहते हैं, वो विभव उनके लिए फोन करता है या विभव जो आदेश दिए जाते हैं उनको पूरी तरह करता है। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ईडी के समन पर ईडी के जोनल ऑफिस में हाजिर हुए। आलमगीर आलम हाथ में कुछ कागजात लिए हुए नजर आए, क्योंकि ईडी ने उनको अपनी संपत्ति से संबंधित जानकारी लेकर आने को कहा था। हमको जितना हमको समय 1 दिन मिला है, जितना हो सके हम लेकर आए। हम कानून मानने वाले हैं, इसलिए हम। आलमगीर आलम झारखंड सरकार के कैबिनेट में नंबर 2 हैसियत वाले मंत्री हैं। साथ ही वे झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं। आपको याद होगा कि सरपंच से मंत्री तक का सफर तय करने वाले आलमगीर आलम के पीएस और नौकर के घर से करोड़ों रुपए बरामद किए गए थे, जिसको लेकर आलमगीर आलम ईडी की रडार पर है। अब इसी मामले में मंत्री आलमगीर से पूछताछ हो रही है। दरअसल आलमगीर से पूछताछ से पहले ईडी ने उनके पीएस संजीव कुमार और उनके घरेलू सहायक से पूछताछ की, जिसमें खुलासा हुआ है कि ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में टेंडर मैनेज करने से लेकर भुगतान में कमीशन की वसूली होती थी और इसका निश्चित हिस्सा बड़े अफसरों और राजनेताओं तक पहुंचता था। ईडी ने इन्हें रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में जो पिटीशन दी थी, उसमें बताया गया है कि संजीव कुमार लाल ही कमीशन वसूलता था और इसका प्रबंधन भी करता था। संभावना जताई जा रही है कि मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ के दौरान उनका सामना पीएस संजीव कुमार लाल और घरेलू सहायक जहांगीर आलम से भी कराया जा सकता है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। सुशील कुमार मोदी बिहार के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं में से एक थे। 72 साल के सुशील मोदी कैंसर से पीड़ित थे। बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उनके निधन की जानकारी दी। सुशील कुमार मोदी के निधन पर कई नेताओं ने शोक प्रकट किया है। ये पार्टी के लिए और व्यक्तिगत भी एक अच्छे सलाहकार और पार्टी को मजबूत करने वाला नेता हम लोगों ने खोया है। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी के लिए अपूर्ण वाली क्षति है। हम सब लोग जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। पूरे परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। इस दुख की घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी को बीते 6 महीने से कैंसर था। खुद को कैंसर होने की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए 3 अप्रैल को पोस्ट करके ही दी। सुशील कुमार मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ। सुशील कुमार मोदी के 2 बेटे हैं। सुशील कुमार ने पटना साइंस कॉलेज से बॉटनी विषय में ग्रेजुएशन किया था। वे पहली बार 1990 में बिहार विधानसभा के लिए विधायक चुने गए थे। इसके बाद साल 1995 और साल 2000 में भी वे विधायक चुने गए थे। वे लगातार 3 बार विधायक रहे। विशुद्ध राजनीति में ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। कल फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।